नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर विच इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और बात करें आज के डिस्कशन की, तो डिस्कशन के डायरेक्ट हम उस मुद्दे पे आते हैं जिन जिन पॉइंट्स पे आज हमें डिस्कशन करना है, उनके सभी एस्पेक्ट को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन के सभी पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले उन पॉइंट्स को हम देखेंगे जिन पर आज हमें बेहतरीन रूप से एनालिसिस करना है और उसको समझना है। तो आज हमें जिन जिन पॉइंट्स पे फुल डिस्कशन करना है, उन पॉइंट्स को आप सभी के सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आप उन पॉइंट्स को देख पा रहेंगे। जो पहला आर्टिकल है वो हमारा एडिटोरियल पे से दिया गया है, वो है अनदर फ्रंट। और सेकंड जो आर्टिकल है वो अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है APTTA, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सूचना आज की द हिंदू पेपर में दी हुई है। तो ये आपके लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में कुछ दिनों से राजस्थान की जो गवर्नमेंट में जो उथल पुथल मची हुई है उसका एक प्रमुख कारण है। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। यदि आप इन तीनों पॉइंट को समझ लेते हैं तो लास्ट में हम आप सभी से डिस्कस करेंगे द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर से ही लिया गया है। तो आज का जो सेशन है अपने आप में बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लास्ट तक इस सेशन को देखते हैं तो कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों को इस सेशन के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल, जिसका नाम है अनदर फ्रंट, द हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित है। उसको देखते हैं और डिस्कस करते हैं। और बात करें, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है अनदर फ्रंट, जो कि दिया हुआ है हमारे एडिटोरियल पेज के सेकंड आर्टिकल के फॉर्म में। तो इस आर्टिकल की अगर बात करें तो अपने आप में सभी लोग पिछले कुछ दिनों से अगर न्यूज़पेपर से अपना संबंध बनाए हुए हैं तो जानते होंगे कि इंडिया चाइना गलवान से लेके अब तक जितने भी क्लैश चल रहे हैं, जितने भी क्लेम अनेक प्रकार के देखने को मिल रहे हैं चाइना की तरफ से, उनमें किस प्रकार वो साइकोलॉजिकल वार करना चाहता है और क्या किस प्रकार अपनी मेंटेलिटी को क्रिएट किया है। तो इसी के अकॉर्डिंग भारत चाइना का जो इस वक्त जो वार है उसका एक नया फॉर्म मिल रहा है, और वो फॉर्म मिल रहा है इंडिया और भूटान के फॉर्म में। मतलब कि चाइना अब क्या कर रहा है कि भूटान के एक जो क्षेत्र है उस पर अपना एक मतलब क्लेम मतलब दावा ठोक रहा है, उस पर अपना क्लेम लगा रहा है कि ये जो क्षेत्र है वो विवादित क्षेत्र है, वो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी एक ये भी स्ट्रेटेजिक वार है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आर्टिकल दिए हुए हैं इसको देखते हैं, समझते हैं और तैयार करते हैं। बात करें इसके पहले आर्टिकल की, कि लिखा है इंडियाज एंड भूटान मस्ट हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद चाइनाज क्लेम, कि इंडिया और चाइना को मस्ट हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑन द डीलिंग ऑफ चाइना क्लेम, कि चाइना जो भी क्लेम्स लगा रहा है, चाहे वो इंडिया पे चाहे वो भूटान पे, इन दोनों को इस केस के अंतर्गत जो ये भूटान पर जो क्लेम वर्तमान समय में लगा हुआ है चाइना के द्वारा, इस पर इंडिया और भूटान को एक साथ मिलकर एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चाइना के क्लेम को डील करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई। तो स्टार्ट करते हैं इसके स्टेटमेंट को पढ़ना, कि फॉर द थर्ड टाइम सिंस अर्ली जून चाइनाज ऑन ट्यूसडे रिपीटेड इट्स क्लेम दैट भूटान्स ईस्टर्न बाउंड्री वाज डिस्प्यूटेड एरिया एंड भूटान्स। यानी कि अगर हम बात करें कि जो पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि इंडिया और भूटान के बीच जो भी है जो भी मतलब कि अगर कोई भी एक्टिविटी हो तो कुछ कंसल्टेशन के बाद ही होनी चाहिए, जो भी चाइना क्लेम लगा रहा है। तो जैसे कि पिछले दिनों आप सभी देख पा रहे होंगे नेपाल और भारत के बीच जो संबंधों की मतलब कि नेपाल और चाइना भारत जो अपने आप में एक अच्छे मतलब कि मधुर संबंध थे, लेकिन उस पर भी देख रहे हैं आप अनेक प्रकार की एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देखी जा रही है। तो बात करें कि फॉर द थर्ड टाइम सिंस अर्ली, कि ये जो टाइम है वो थर्ड टाइम है, तीसरी बार है। अर्ली जून, ये जून में ये तीसरी बार ऐसा देखा जा रहा है कि जब चाइना ऑन ट्यूसडे रिपीटेड इट्स क्लेम दैट भूटान ईस्टर्न बाउंड्री वाज डिस्प्यूटेड एरिया विथ भूटान, कि जो भूटान का जो ईस्टर्न एरिया है, भूटान का जो ईस्टर्न एरिया की जो बाउंड्री है, सीमा है, उस पर उसने इस जून महीने में तीसरी बार इस मंगलवार को उसने क्लेम किया है कि ये जो क्षेत्र है वो डिस्प्यूटेड है। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि यह तीसरी बार है जब चाइना क्लेम कर रहा है कि भूटान की ईस्टर्न बाउंड्री, भूटान का जो ईस्टर्न बाउंड्री है उस पर ये तीसरी बार क्लेम कर रहा है। इसके पहले भी वो 2 बार क्लेम कर चुका है। वो क्या कर चुका है? 2 बार क्लेम कर चुका है। अब बात करें कि लिखा है इट्स फर्स्ट क्लेम वाज एट UNDP लेट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस June 2-3 when the Chinese representative tried to stop funding for Sakting Forest Reserve in Bhutan's eastern district in Thrasigang। तो त्रैसीगंग नामक स्थान है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रैसीगंग है, उसके आसपास में भूटान का जो क्षेत्र है उस पर साक्तिंग। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि इस आर्टिकल में इस सेंटेंस के अंदर क्या कहा जा रहा है कि जो हम वी नो वेरी वेल दैट कि भूटान
एक भूटान का एक जो फॉरेस्टियर एक एरिया है, जंगली एरिया है, उस पर चाइना की तरफ से पुनः क्लेम इस आर्टिकल के अंतर्गत बताया जा रहा है कि फिर से हो रहा है। और हम पिछले दिनों से यह देख रहे हैं और समझ पा रहे होंगे कि हर काम में जो है चाइना का किसी न किसी फॉर्म में अपनी मतलब कि क्या कर सकते हैं कि टांग अड़ाने की लगभग उसकी आदत बन चुकी है। और ये जून से लेकर अब तक हम कितनी बार हुई है, 3rd टाइम्स। किसके प्रति, भूटान के एक एरिया जो कि साक्तेंग फॉरेस्ट सर्विस के अंतर्गत, फॉरेस्ट रिजर्व सर्विस के अंतर्गत किया जा रहा है कि यानी कि जो उसने अपना पहला जो क्लेम है, यूएनडीपी जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 से 3 जून तक, जो ये ग्लोबल मतलब कि ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 2 में, उसमें भी जो मीटिंग हुई थी उसी के दौरान भी चाइना ने क्या किया था, उसके फंड को रोकने का प्रयास किया था और उस पर अनेक प्रकार के क्लेम करने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी वो फंड क्या हो गया, भूटान के लिए पास हो गया। बात करें कि और इसी के दौरान जब वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी के दौरान चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो चाइना की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने प्रयास किया कि जो फंडिंग है उसको स्टॉप कर दिया जाए फॉर साक्तेंग फॉरेस्ट सर्विस इन भूटान ईस्टर्न। यानी कि जो फंडिंग दी जा रही है यूएनडीपी के द्वारा साक्तेंग फॉरेस्ट रिजर्व सर्विस इन भूटान के लिए, जो कि त्रासीगंग डिस्ट्रिक्ट के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, इसके लिए जो फंडिंग दी जा रही थी उसको वो रोक दे। और इसको रोकने के लिए जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन भूटान के लिए जो भी ये साक्तेंग फॉरेस्ट सर्विस था, जो कि त्रासीगंज जिले के अर्थात जो कि भूटान के ईस्टर्न में पड़ता है, वो उसको मिल चुका है, वो फंड उसको मिल गया। और हम जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो डिस्प्यूटेड है। वो क्या है, डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादास्पद। क्या है, विवादास्पद, यानी कि लिखा है विच डिस्प्यूटेड अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट, यानी जो ये साक्तेंग फॉरेस्ट रिजर्व इन भूटान ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट इन त्रासीगंग गंज जो है वो विच एब्यूट्स अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये जो क्षेत्र है चाइना के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड है, यानी विवादास्पद है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर से जो त्रासीगंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से क्या हुआ है, मिला हुआ है। तो इसी पर उसका क्या है, क्लेम है, किसका, चाइना का, किसके प्रति, भूटान के प्रति। यानी ये जो पूरा क्लेम है उसी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से जो ये डिस्ट्रिक्ट हटा हुआ है त्रासीगंग, जिस जहाँ पे साक्तेंग फॉरेस्ट रिजर्व सर्विस है, उसी के आसपास चाइना का क्लेम देखने को मिल रहा है। अब बात करें कि इस क्लेम की, तो द क्लेम वाज सरप्राइजिंग फॉर सेवरल रीजन। चाइना हैज़ नॉट ऑब्जेक्टेड अर्लियर टू फंडिंग प्रोवाइडिंग टू द सेंचुरी एट द GEF, यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। यदि आपको इसके बारे में डीपली समझना है कि GEF क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि GEF के बारे में, साक्तेंग झील, साक्तेंग फॉरेस्ट क्या है और बाकी जो तवांग डिस्ट्रिक्ट क्या है, उन सब के बारे में अगर आप मैपली समझना चाहते हैं, मैप के फॉर्म में समझना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और अगले वीडियोज़ में आपको कुछ ही मिनट के अंदर आपको इसको पूर्णतः सभी एस्पेक्ट को समझाने का प्रयास किया जाएगा और पूरी तरह इसके सभी एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाएगा। यानी कि जो अगले स्टेटमेंट बात कर रहा है कि चाइना हैज़ नॉट ऑब्जेक्टेड, यानी कि जो ये क्लेम किया रहा है कि वो सरप्राइजिंग है, अनेक प्रकार के रीजन के कारण ये सरप्राइजिंग लग रहा है, मतलब अजीब लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है कि चाइना हैज़ नॉट ऑब्जेक्टेड अर्लियर टू फंडिंग प्रोवाइडेड टू सेंचुरी एट द GEF, कि ये भले अनेक प्रकार के क्लेम लगाए, लेकिन फिर भी चाइना ने उस पर उसकी सेंचुरी को, मतलब कि जो सेंचुरी थी GEF के द्वारा जो मिल रही थी, मतलब कि जो फंडिंग मिल रही थी उसको वो रोक नहीं सका, मिल गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो क्लेम है, बात करें इस क्लेम की, तो ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी भी GEF के द्वारा उसको जो भी फंडिंग दी जा रही थी, मतलब अगर इसके फ्यूचर की बात करें कि जो भी फंडिंग दी जा रही थी उसके लिए कभी भी उसने अपोज नहीं किया, यानी मना नहीं किया, कभी उसमें बाधा नहीं डाली। देखिए, यदि आप जो चाइना के द्वारा ये एक्टिविटी है इसको कहीं कहीं सरप्राइज फॉर्म में भी लिया जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है सरप्राइजिंग फॉर सेवरल रीजन, कुछ कारणों की वजह से अपने आप में सरप्राइजिंग है। क्योंकि इसके पहले चाइना ने कभी भी GEF के द्वारा जो भी उसको फंडिंग मिल रही थी उसके लिए कभी उसने रोका नहीं, मना नहीं किया। एंड द सेकेंड, और उसका जो सेकेंड काज है, द
त्रासीगंग एरिया डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ चाइना। और जो इसका सेकंड रीजन है कि अपने आप में अजीब उसका जो निर्णय है, उसका दूसरा कारण ये है कि जो त्रासीगंग एरिया जो है डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ चाइना, कि वो चाइना की वो किसी भी प्रकार की चाइना उसकी जो बाउंड्री है किसी भी प्रकार से चाइना के साथ शेयर नहीं हो रही है। मतलब कि पहली बात तो ये कि चाइना का कभी भी इसके प्रति जो एक्टिविटी भूटान के प्रति थी ऐसी देखने को नहीं मिल रही थी, और ना ही चाइना के जो बॉर्डर है, चाइना का जो बॉर्डर है वो इस त्रासीगंग जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बॉर्डर सटा हुआ है। तो आखिर वो क्लेम कर क्यों रहा है, यही अपने आप में सरप्राइजिंग पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि, और दूसरी बात अभी हम ऑलरेडी पढ़े कि जो त्रासीगंग एरिया है जो बाउंड्री है किसी भी प्रकार से चाइना के साथ रिलेटेड नहीं है। यानी फाइनली हम कह सकते हैं वाट एवर द ओरिजिन ऑफ द क्लेम चाइनीज ऑफिशियल हैव नॉट रेज द ईस्टर्न बाउंड्री इन 24 राउंड ऑफ टॉक विथ भूटान दैट बिगेन इन 1984। ये आपको मालूम चाहिए कि जो 1984 से 24 राउंड टॉक हुई थी, 24 बार लगभग बातें हुई थी इंडिया और चाइना और भूटान के बीच, उसमें भी कभी भी इस बातों का जिक्र नहीं किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि, और फाइनली हम जानते हैं कि जो 24 राउंड टॉक हुई थी, जो 24 राउंड बातें हुई थी चाइना और भूटान के बीच 1984 से, यानी कब से 1984 से अब तक उसने कभी भी इस पर कोई भी क्लेम वटेवर चाहे जो भी हो इस पर कभी भी क्लेम नहीं किया। यानी कि हम कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के द्वारा कि thus far talks, यानी thus far talks have been only about the Pasamlung and Jakarlung valley in Bhutan's north and Doklam and the other pasture land to the west that comes up to the Tri-Junction पॉइंट्स दैट इंडिया पॉइंट विथ इंडिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 1984 से जो भी इंडिया चाइना और भूटान के बीच जो भी बातें हुई उनमें कभी भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं देखा गया, जबकि thus far talks have been only about the Pasamlung and Jakarlung valley in Bhutan's north and Doklam and other pasture land to the west that come of the ट्राई जंक्शन पॉइंट विथ इंडिया। यानी कि बातें होती भी थी तो किस पे होती थी, पसामलुंग एंड जकारलुंग जो घाटी थी इसी के दौरान चाइना और भूटान के बीच बातें देखने को मिलती थी। मतलब हम कह सकते हैं कि, और बात करें यदि चाइना और भूटान के बीच जो कभी भी बात हुई है तो वो होती थी पसामलुंग और जकारलुंग घाटी की, जो कि भूटान के नॉर्थ में है। ये जो घाटी है भूटान के नॉर्थ में है, भूटान के कहाँ पे है, नॉर्थ में है। और जो डोकलाम है, डोकलाम आप सभी लोग जानते होंगे कि डोकलाम जो है वो है वेस्ट में, वो एक पास्चर लैंड है, चारागाह टाइप है, वो वेस्ट में है। दैट कम्स ऑफ द ट्राई जंक्शन पॉइंट विथ इंडिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है कि ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन मतलब होता त्रिकोणीय, त्रिकोणीय फॉर्म में मिला हुआ पॉइंट। हम डोकलाम को ट्राई जंक्शन पॉइंट क्यों कहते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। यानी बात करें हम कि जो भी बातें हुई चाइना और भूटान के बीच कभी भी हुई तो पसामलुंग और जकारलुंग घाटी जो कि भूटान के नॉर्थ में है और डोकलाम जो कि वेस्ट में है इसी पर बात हुई थी। अर्थात बात करें कि ट्राई जंक्शन जो भी बातें इसकी होती थी वो ट्राई जंक्शन पॉइंट पर ही हुई हैं, बाकी किसी मुद्दे पे बात नहीं हुई। और बात करें डोकलाम एरिया को ट्राई जंक्शन एरिया क्यों कहा जाता है, तो ये आज का इस आर्टिकल का टॉपिक ऑफ द डे या स्टेटमेंट ऑफ द डे है कि ट्राई जंक्शन एरिया इसको क्यों कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि एक तरफ तिब्बत, हम जानते हैं कि एक तरफ तिब्बत और एक तरफ भूटान और एक तरफ इंडिया, जो ये जो क्षेत्र है जहाँ पे डोकलाम है उसकी एक तरफ तिब्बत है और एक तरफ भूटान है और एक तरफ इंडिया है, और इन तीनों के पॉइंट पे ये स्थित है। इसी कारण इसको ट्राई जंक्शन फॉर्म कहा जाता है, ट्राई जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे। एक बेस्ट आर्टिकल नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा फॉर भूटान द चाइनीज़ क्लेम में बी सीन एज अ प्रेशर टैक्टिक। एडिटर के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि जो भूटान के फॉर्म में जो ये प्रेशर दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक है, वो क्लेम जो किया जा रहा है वो एक प्रेशर टैक्टिक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो चाइना का क्लेम है वो उसका एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत प्रेशर टैक्टिक हो कि इंडिया पे किस प्रकार प्रेशर बनाया जाए कि इंडिया टेंशनाइज हो। बात करें अगले स्टेटमेंट की कि नो मैटर व्हाट बीजिंग डिजाइंस आर बिहाइंड इट्स न्यू क्लेम इन भूटान। यानी इसका कोई भी मतलब नहीं है, नो मैटर्स मतलब कोई मामला नहीं है, व्हाट बीजिंग डिज़ाइंस आर बिहाइंड इट्स न्यू क्लेम। यानी कि जो भूटान पे जो न्यू क्लेम चाइना का है इसके पीछे बीजिंग यानी कि चीन का क्या उद्देश्य है, चाहे जो भी उद्देश्य हो, लेकिन न्यू दिल्ली और थिम्पू यानी भारत और भूटान मस्ट स्टे द कोर्स विद द क्लोज कोऑपरेशन एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दैट दे हैव shared for decades in order to respond to them proposively। यानी कि कहा जा रहा है कि जो चाइना
अपने क्लेम को लेकर यहाँ क्या सोच रहा है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी क्या स्ट्रेटजी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसके लिए उसकी हर प्राणी के लिए इंडिया और भूटान को प्रपोजली रिस्पॉन्स करने के लिए अच्छे से दोनों को कोऑपरेशन, अच्छे से दोनों में कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए, और यही अपने आप में ज़रूरी भी है। अर्थात हम आपस के रिलेशन को अपने आप में स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने आप की मतलब की मेंटेलिटी को, अपने चाइना के क्या सोच रहा है उसको पहले ही भाप कर अपने आप में फुल कोऑपरेशन फॉर्म में प्रेजेंट रहें। यही इस आर्टिकल का प्रमुख फोकस पॉइंट है, और ये रहे सभी जानकारी जो इस आर्टिकल के फॉर्म में आप सभी को मिली। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल अपने आप में एक नई जानकारी और एक नया पॉइंट हम लोग के सामने लेकर प्रेजेंट होता है, और वो आर्टिकल है अफ़गान गुड्स आर अराइव वाया अटारी वाघा। यानी अटारी वाघा जो बॉर्डर है उसके माध्यम से पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है अफ़गानिस्तान को कि वो अपने जो भी हैं गुड्स को, सामान को अराइव कर सकता है वाया अटारी वाघा बॉर्डर। तो इसमें देखिए, इसमें दो पहलू उभर के सामने आते हैं कि ये पाकिस्तान का हो सकता है कोई चाल हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी फॉर्म में कुछ नई सोच हो, या फिर हो सकता है कि वो संबंधों को मतलब कि नॉर्मलेसी देना चाहता हो, कि जैसा कि आप देखेंगे लास्ट में कि सेम बैलेंस ऑफ नॉर्मलेसी, यानी सामान्यता दिखाने का हो सकता है दिखावा भी कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो ऐसा कर रहा हो। तो इन दोनों एस्पेक्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें कि हमें क्या समझना है कि लिखा ये है इस आर्टिकल में कि ओवर 14 ट्रक विथ गुड्स वर्थ 5 करोड़ रुपीज़ 5 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम अफगानिस्तान हैव क्रॉस्ड over India through the Atari Wagha border in Punjab, Amritsar since Pakistan allowed Afghanistan to send good to India, a trade body said on Wednesday। यानी वेडनेसडे यानी कल जो पाकिस्तान के जो ट्रेड बॉडी हैं, ट्रेड जो सिस्टम होगा उनका उनके द्वारा ये कहा गया कि लगभग आप कहने के बाद लगभग 14 ट्रक जिन पे कुल ओवरऑल 5 करोड़ का जो गुड्स था वो अफ़गानिस्तान से मतलब कि क्रॉस हुआ और अटारी वाघा बॉर्डर के माध्यम से पंजाब अमृतसर में आया और अलाउ किया गया पाकिस्तान के द्वारा कि वो जा सकता है। और ये सब बातों की घोषणा जो है पाकिस्तान के ट्रेड बॉडी के द्वारा की गई। यानी कि हम बात करें कि अगर इसके बेहतरीन एस्पेक्ट को, तो वो लिखा है सिम बैलेंस ऑफ नॉर्मलिटी। सिम बैलेंस मतलब होता है आपका दिखावा, और नॉर्मलिटी मतलब होता है सामान्य, यानी सामान्यतः स्थिति दिखाने का दिखावा। यानी ये भी हम दिखावा भी कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान हैड अलाउड अफगानिस्तान टू सेंड गुड्स to India using the border from July 15th under the Pakistan-Afghanistan Transit Trade Agreement। यानी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच बायलैटरल जो एग्रीमेंट है, इसके दौरान पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है, पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया कि अफ़गानिस्तान अपने गुड्स को सेंड कर सकता है इंडिया यूजिंग द बॉर्डर, जो वाघा बॉर्डर है। कब से? 15 जुलाई से। तो ये फिलहाल न्यूज़ में नहीं बना हुआ, लेकिन फिर भी आप आज की न्यूज़ में है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसके प्रैक्टिकल फॉर्म को किस प्रकार हम डिस्कस करते हैं उसको समझते हैं कि यहाँ से हमको सीखना क्या है। ये यहाँ से हमें एक पॉइंट ये सीखना है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट यानी AP, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं APTTA अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड का जो एग्रीमेंट हुआ है उसी को ये कहते हैं APTTA। अब बात करें APTTA की, तो द अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट इज़ अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है? एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, दो देशों के बीच हुए समझौता है। और ये कब साइन हुआ था? यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइंड इन 2010। ये जो एग्रीमेंट है 2010 में साइन हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे बाय पाक एंड अफगानिस्तान। यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 2010 में। किस पे? APTTA। तो हमें इस आर्टिकल के माध्यम से इसी पॉइंट को डिस्कस भी करना था, समझना भी था, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो विदेश कार्यालय ने है एक हाल ही में बयान जारी करके कहा है कि 15 जुलाई से, यानी कि 15 जुलाई 2020 से पाकिस्तान और भारत से लगी अपनी जो बाघा सीमा है, बाघा बॉर्डर है, उसको वो ओपन कर रहा है ताकि उसे अफ़गानिस्तान से अपने कारोबार में कोई भी परेशानी ना हो। और इस कदम से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसके प्रति पाकिस्तान का जो है
प्रतिबद्धता भी पूर्ण होगी। यानी इसकी फॉर्म में, यानी इस ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से ही पाकिस्तान अपने आप को मतलब एक नए फेस के सामने उभर के सामने ला रहा है कि बाघा बॉर्डर खोल रहा है, जिससे दोनों देशों को व्यापार हो सके, वो भी विथ बाय द रूट ऑफ बाघा बॉर्डर। तो ये इस आर्टिकल का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। आप सभी लोग समझ सकते हैं APTTA, इसके बारे में आप फुल डिस्कशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको तैयार भी कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमारे फ्रंट पेज से ही लिया गया, वो हमारे फ्रंट पेज से लिया गया है और वो कई दिन से अपने आप में हाईलाइट फॉर्म में चल रहा है। इसमें कुछ प्रमुख बातें उभर के हर दिन सामने आ रही। देखिए, आप लोग कुछ सोचते होंगे कि क्या आर्टिकल कैसे पढ़े जाए, कैसे नहीं पढ़ा जाए, या फिर कैसे तैयार किया जाए, लेकिन आपको आर्टिकल नहीं याद करने, उसके स्टेटमेंट नहीं याद करने, आपको उससे संबंधित जो की पॉइंट हैं उसको याद करना है। और इसके बाद वो उस आर्टिकल के माध्यम से कौन सी नई जानकारी जो करंट अपडेट हम तक पहुंच रहा है उसको अचीव करना है कि क्या पूछा जा सकता है और क्या उससे जुड़ी करंट इश्यू हो सकते हैं। तो हमें इस पॉइंट को, उसके की पॉइंट और बेसिक स्ट्रक्चर को ही समझना है। बाकी हमें आर्टिकल से कुछ नहीं मतलब है, बाकी हमें सिर्फ उस बेसिक स्ट्रक्चर और की पॉइंट को ही कवर करते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम बात करें इस आर्टिकल की, तो इसमें आप देख पाएंगे कि एससी जो सुप्रीम कोर्ट है विल हियर टू टुडे राजस्थान स्पीकर्स प्ली अगेंस्ट एससी ऑर्डर, कि इसमें कई दिन से लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं, डिसीजन आ रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी विशेष पर्सन के द्वारा, जो नाम तो नहीं लेंगे हम, लेकिन आप सभी लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि क्या मैटर चल रहा है, क्या क्या सिस्टम चल रहा है। लेकिन इस जो मैटर की जो उत्पत्ति है वो किस फॉर्म में हुई? वो हुई एंटी डिफेक्शन लॉ के फॉर्म में। वो किस फॉर्म में हुई? एंटी डिफेक्शन लॉ। और एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर बात करें तो ये अपने आप में, इसको हम लोग कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून, इसको आप समझ सकते हैं साधारण शब्दों में कि दल बदल विरोधी कानून। इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए, ये जो मुद्दा इसी पॉइंट से उपजा हुआ है और इसी पे डेली डिस्कशन आर्टिकल्स के फॉर्म में न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। तो हमको पहले ये समझना है कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है और इससे जुड़े सभी एस्पेक्ट क्या हैं। तो आज का हमारा जो यहाँ का की पॉइंट है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, ADL। तो बात करते हैं यदि एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो यदि हम इसकी बात करें तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत ही दल बदल कानून है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे हम लोग कह सकते हैं लोकप्रिय रूप से जिसको कहा भी जाता है कि यह एक दल बदल विरोधी कानून है। अर्थात हम भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे हम लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून भी कह सकते हैं या फिर कहा जाता है। और ये इस कानून की बात करें अगर संज्ञान में आने की, तो यह कानून जो है वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के फॉर्म में आया था। यानी कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 1985 में हमारी किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची इसको कहा जाता है। और 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हमारे सामने प्रेजेंट हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, और यह वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के फॉर्म में या फिर 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लाई गई है। और बात करें यह मुख्यतः क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, तो दल बदल करने वाले जो सदस्यों को, जो भी सदस्य, जो भी पार्टिसिपेंट किसी भी पार्टी के हों, उनको अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को इसके द्वारा परिभाषित किया जाता है कि किस प्रकार वे सदस्य अयोग्य साबित होंगे। यानी बात करें इसके उद्देश्य की कि इसका जो पर्पज क्या है, इस लॉ का जो पर्पज है, तो वो है राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनको अयोग्य करार देना, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। यही इस एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रमुख पर्पज है, वही इसका गोल है। और बात करें इसकी ज़रूरत की, तो आज़ादी के कुछ वर्षों बाद इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, तो हम बात करें कि इसकी आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही दलों को मिलाने वाले सामूहिक जो जनादेश की अनदेखी की जाने लगी, और विधायकों और सांसदों को जोड़ तोड़कर, यानी किसी भी पार्टी के विधायक को जोड़ तोड़कर सरकारें बनने लगी और सरकारें गिरने लगी। यानी कि ये घटना लगभग 1960 से 70 के दशक के बीच में की बात करें, तो इसमें सरकारें बनाने के लिए किसी भी पार्टी के किसी भी विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करके अपनी सरकारें बना दे, उसकी सरकार गिरा दी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलने लगी, और इस प्रकार के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए ही तथा उन सभी सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के लिए
वर्ष 1985 में यानी 1985 में संविधान के संशोधन के जरिए संविधान में संशोधन के जरिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और फाइनली बात करें इसकी तो यह संसद की आंतरिक राजनीति और सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त यानी कि नेविगेशन को रोकने का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। यानी कि जो भी राजनीतिक आंतरिक राजनीति में जो भी चहल कदम होती है उसमें आंतरिक विधायकों को जो भी नेविगेशन होता है उन सभी व्यवस्थाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए ही इस सिस्टम को लाया गया है या फिर इस नियम का गठन किया गया। तो आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हमने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट का डिस्कशन किया, तैयार किया और समझे। अब देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी पॉइंट से लिया गया है, वो है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए, वो भी लगभग 150 वर्ड्स में। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, इसको आप लिखेंगे और अपनी लेखन शैली में बेहतरीन इंप्रूवमेंट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।